जो अभी माँ के पेट में ही है और अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी कैंसर हो सकता है। ट्यूमर इतना बड़ा भी हो सकता है जो किसी इंसान के आधे से ज्यादा फेस को खा ही जाए। हर साल 70,000 से ज्यादा लोग अपने देश में ब्लड कैंसर से खुद की जान गंवा बैठते हैं। कैंसर से होने वाली मौत इसलिए भी भयानक मानी जाती है क्योंकि आखिरी 7 दिनों में भी आप सब कुछ नोटिस कर पाते हो कि कैसे आपका शरीर धीरे धीरे सड़ के मर रहा है। ह्यूमैनिटी ने मेहनत की और पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हमने मेहनत की और स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से एरेडिकेट कर दिया। हमने मेहनत की, आज पोलियो खत्म होने की कगार पर है। लेकिन हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके भी, सालों साल रिसर्च करके भी, दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स और बेस्ट साइंटिस्ट की मदद लेके भी एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो है types of cancer, against cancer, as the cancer diagnosis, cancer, new cancer therapies, cancer, from cancer. cancer. बट व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर? ये देखो, ये ह्यूमन बॉडी है और इस ह्यूमन बॉडी में मौजूद हर चीज, चाहे वो स्किन हो, बोन्स हो, मसल्स हो या फिर ब्रेन ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी में सब कुछ सेल्स से ही बना हुआ होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल घर है। जैसे घर में किचन हो, वॉशरूम हो, लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, घर का सारा हिस्सा, सब कुछ ईंट यानी कि ब्रिक्स से ही बना हुआ होता है। वैसे ही बॉडी में मोस्ट फंडामेंटल थिंग एक सेल है। अब दिक्कत यह है कि अपनी बॉडी में मौजूद सेल्स की एक लाइफ होती है और बॉडी की कंटिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल्स को डिवाइड होकर अपनी ही और कॉपीज बनानी होती हैं। बायोलॉजी में इस प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। इसको ऐसे समझो जैसे आपकी बॉडी एक फुटबॉल टीम है। इस टीम में मौजूद हर एक प्लेयर एक सेल है। जब कुछ प्लेयर्स थक जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं तो गेम को कंटिन्यू रखने के लिए न्यू प्लेयर्स का अंदर आना जरूरी होता है। नए प्लेयर्स के बिना टीम अच्छे से खेल ही नहीं पाएगी। सिमिलरली समय समय पर आपकी बॉडी में नए सेल्स बनते रहना जरूरी है, वरना बॉडी सड़ जाएगी। इनफैक्ट जितनी देर आप ये वीडियो देखोगे उतनी सी देर में आपके शरीर में मोर देन 20 बिलियन सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एक्टिव, इतनी अलाइव और इतनी बिजी प्लेस है कि हर सेकंड में 2.5 करोड़ सेल्स डिवाइड होते हैं। अब जब हमारी बॉडी में ये सेल्स ग्रोथ होती है तो उसके कुछ नियम होते हैं। नॉर्मल सेल्स के लिए ये रूल्स हैं कि सेल्स ग्रो करेंगे, डिवाइड होकर अपनी कॉपी बनाएंगे और फिर रुक जाएंगे, यानी ग्रो, डिवाइड एंड स्टॉप। लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से किसी के भी शरीर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब ये नॉर्मल सेल्स अपने आप को डॉन समझने लगे और इस ग्रो, डिवाइड एंड स्टॉप के रूल को फॉलो करना बंद कर दें। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें सेल्स अनकंट्रोलेबल तरीके से ग्रो करने लग जाएं, उस कंडीशन को ही कैंसर बोला जाता है। नाउ आई एम श्योर कि कभी भी अगर आप न्यूज वगैरह में सुनोगे कि अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर हो गया है, इनफैक्ट एक बच्चा जो अभी माँ के पेट में ही है और अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको भी कैंसर हो सकता है। ये कुछ वो लोग हैं इंडिया में जिनको आप जानते होंगे जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। राकेश रोशन को थ्रोट कैंसर, संजय दत्त को लंग कैंसर, युवराज सिंह को लंग कैंसर, किरण खेर को मल्टीपल माइलोमा, सोनाली बेंद्रे को मेटास्टेटिक कैंसर, मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर, पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक को स्पाइनल कोड में कैंसर और आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर। अदर देन दैट ये वो लोग हैं जिनको आप जानते होंगे जो कैंसर से लड़े लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था, ऋषि कपूर को ब्लड कैंसर था, संजय दत्त की मां नरगिस दत्त को पेनक्रियाटिक कैंसर था, राजेश खन्ना को यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर था, विनोद खन्ना को ब्लैडर कैंसर था, अमरीश पुरी को ब्लड कैंसर था, मनोहर पारिकर जी को पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ था और फॉर्मर एंड 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वीपी सिंह जी को ब्लड कैंसर हुआ था। एनीवेज, यूं तो कैंसर के काफी सारे सिम्टम्स हैं, बट मोस्टली दे आर कॉमन वंस। लेकिन एक ऐसा सिम्टम है जो इंसान के दिमाग में क्विकली डाउट क्रिएट करता है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया, और वो सिम्टम है ट्यूमर। अगर आसान भाषा में बोलूं तो आपके शरीर में होने वाली गांठ। ट्यूमर बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे पास्ट में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में पाया गया 1 मिलीमीटर का ट्यूमर जो आपको नेकेड आई से पता भी ना चले, और ट्यूमर इतना बड़ा भी हो सकता है जो किसी इंसान के आधे से ज्यादा फेस को खा ही जाए। ट्यूमर यानी कि गांठें 2 टाइप्स की होती हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स जनरली हार्मलेस होते हैं और शरीर में एक जगह पर ही बने रहते हैं। सपोज करो ये कोई पर्सन है एक्स। इस पर्सन की बॉडी में थॉरोली सेल्स प्रेजेंट हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड और ग्रो भी कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिवर में एक सेल ग्रो, डिवाइड एंड स्टॉप के बेसिक नियम को अनसुना करके अनकंट्रोलेबल तरीके से हड़कंप मचाना शुरू कर देता है, तो बोला जाएगा कि इसको लिवर में कैंसर हो गया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि खतरनाक स्पीड से कैंसर सेल्स की ग्रोथ एक जगह पर होगी तो लिवर में ट्यूमर फॉर्म होने लगेगा। ध्यान दो कि ये कैंसर अभी लिवर के एक हिस्से में ही है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पूरे ही लिवर में फैल जाएगा। तो लिवर के एक हिस्से से शुरू होकर पूरे लिवर में फैलने के इस प्रोसेस को जनरली लोकल स्प्रेड बोल दिया जाता है। में फैल गया वो ठीक है, लेकिन लिम्फ नोड्स का यूज करके जब कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना शुरू कर देता है, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये 5 अलग अलग क्लासरूम्स हैं। ये वाला क्लासरूम लिवर है, ये वाला गॉल ब्लैडर है, ये वाला स्टमक है, ये वाला पेनक्रियास है और ये राइट वाली किडनी है। अब इमेजिन करो इन सभी क्लासरूम्स में 10-10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो इस
स्कूल के रूल्स को फॉलो करते हैं, टाइम पे होमवर्क करते हैं, शैतानी नहीं करते और बेसिकली भसड़ नहीं मचाते। लेकिन ये जो लेवर वाला क्लासरूम है, इसमें 10 में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात हरामी पने के शौकीन हैं, पूरे स्कूल टाइम में मस्ती करते हैं और नॉर्मल बच्चों को उंगलियां करते रहते हैं। तो कभी ना कभी इस लिवर क्लासरूम के अंदर ही ये तीनों बच्चे इन बचे हुए 7 बच्चों को अपनी तरह बिगाड़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी क्लास इन्फेक्शियस हो जाएगी। ये तो एग्जाम्पल हुआ लोकल स्प्रेड का। अब ये 10 के 10 निकम्मे स्टूडेंट्स रुकने वाले तो है नहीं, ये अपनी बगल वाली क्लास में सेम हरकत करेंगे, गॉल ब्लैडर क्लासरूम के बच्चों को बिगाड़ेंगे, फिर स्टमक को, फिर पेनक्रियाज और फिर राइट वाली किडनी को। तो जब ये इन्फेक्शन एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में फैलता है, तो इसे मेटास्टेसिस बोल दिया जाता है। कभी भी अगर आप ये सुनोगे कि किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो ये बात आपको पक्का पता चलेगी कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। स्टेज का पता चलना कैंसर डिटेक्शन प्रोसेस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी को बोल दो कि आपको 4th स्टेज कैंसर है, तो आधा तो बंदा वैसे ही मर जाता है। और अगर किसी को बोल दो कि आपको 1st स्टेज कैंसर है, तो उसे सुन के ही जीने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स में एक चीज नहीं बल्कि अलग अलग ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर डॉक्टर्स ये डिसाइड कर पाते हैं कि किसी पेशेंट को डिटेक्ट होने वाला कैंसर कौन से स्टेज का है। और इस सिस्टम को बोला जाता है TNM स्टेजिंग सिस्टम। यहाँ T का मतलब है कि ट्यूमर का साइज कितना है, यहाँ N का मतलब है कि ट्यूमर की लिम्फ नोड्स में प्रेजेंस कितनी है, और यहाँ M का मतलब है कि मेटास्टेसिस किस लेवल का हो चुका है, यानी कि किन किन ऑर्गन्स तक ट्यूमर पहुंच चुका है। TNM स्टेजिंग सिस्टम भी अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग रिजल्ट्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 सेंटीमीटर वाइड ट्यूमर ओरल कैंसर्स में T3 कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में T2 कैलकुलेट किया जाएगा। और जिस कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्लड कैंसर। बाकी कैंसर्स की तरह इस ब्लड कैंसर के मोस्ट केसेस में सॉलिड ट्यूमर्स नहीं बनते, बल्कि लिक्विड फॉर्म में ही ये बॉडी के अंदर फैलता जाता है। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद, लेकिन अगर यही ब्लड सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएं, पागलों की तरह बिहेव करने लग जाएं, तो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे वो अलग, और शरीर में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी वो अलग। एंड इवेंचुअली दिस डिजीज विल बी कॉल्ड ब्लड कैंसर। इस सिटी में अलग अलग सिस्टम्स हैं जो मिलकर काम करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चले। तो जो आपकी बॉडी का ब्लड सिस्टम है, उसको इस सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मानकर चलो, जिसमें कार्स स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में ट्रेवल करती हैं ताकि सफाई के रूप में अच्छा माल पहुंचा सकें और कचरा माल उठा के ले जा सकें। बस अब कार्स को ब्लड से रिप्लेस कर दो और स्ट्रीट्स को ब्लड वेसल समझ लो। इतने में ही आपका ब्लड कैंसर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो करने और गुड्स डिलीवर करने की बजाय ये कार्स आपस में टकराने लग जाएं और ट्रैफिक जैम्स क्रिएट करने लगे। एग्जैक्टली यही होता है ब्लड कैंसर के केस में भी। ब्लड सेल्स यानी कि कार्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती हैं और अपना काम सही से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स अपने शरीर में होने लगती हैं। अब ब्लड कैंसर्स मेनली 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। ल्यूकीमिया टाइप ब्लड कैंसर में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स पागलों की तरह ग्रो करने लगते हैं और इन्फेक्शन से शरीर को नहीं बचा पाते। लिम्फेटिक सिस्टम में सेल्स पागलों की तरह ग्रो करने लगते हैं और लिम्फ नोड्स में ट्यूमर्स फॉर्म हो। मैरो को समझने का एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जांपल ये देखो। But I want to focus on this bone here. This bone is the humerus. And in the middle of the humerus, you're going to see this soft tissue here. This is called yellow bone marrow. This is an energy storage. You're so good at storing energy that you even do it inside of long bones. बोन मैरो में पाए जाने वाले ये प्लाज्मा सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को माइलोमा टाइप ब्लड कैंसर हो जाए तो प्लाज्मा सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और हार्मफुल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ब्लड कैंसर स्पेसिफिकली अपने देश में बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। हर साल 70,000 से ज्यादा लोग अपने देश में ब्लड कैंसर से खुद की जान गंवा बैठते हैं और शॉकिंगली हर साल 30,000 से ज्यादा बच्चों को अपने देश में ब्लड कैंसर डायग्नोज। कैंसर का एक इजी और पोटेंशियल सॉल्यूशन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर से मरते हुए व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है और DKMS नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोसेस को आसान बनाने में लगी हुई है। DKMS साल 1991 से लोगों को डोनर्स ढूंढने में हेल्प कर रही है। बोन्स में बोन मैरो मौजूद होता है। इस बोन मैरो के अंदर ही किसी हेल्दी बंदे के स्टेम सेल, जो आपकी स्टेम सेल कैटेगरी, यहाँ तक आपको भी साफ साफ दिख ही रहा होगा कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये कि हमारे पास डोनर फैक्टर्स हैं और अगर आपको इनमें से कोई बीमारियां हैं तो आप डोनर नहीं बन सकते। आपके विरासत में मिलने वाले जीन्स से भी कैंसर हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि रेडिएशन, हार्मफुल केमिकल्स और पॉल्यूशन से भी कैंसर हो सकता है।
टाइप और आपका टाइप मैच हो गया। लाइफ स्टाइल चॉइसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स तो वो हो गया जैसे डीएनए रेप्लिकेशन या म्यूटेशन के टाइम नेचुरली कोई मिस्टेक हो जाए, या यूं कह लो कि किस्मत से होने वाला कैंसर आपकी किस्मत में ही लिखा था तो हो गया। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि खानदानी या विरासत में मिलने वाले जीन्स से भी कैंसर हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि रेडिएशन, हार्मफुल केमिकल्स और पॉल्यूशन से भी कैंसर हो सकता है। जो सनलाइट हमारी बॉडी रिसीव करती है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट। इंफ्रारेड लाइट सनलाइट का वो पार्ट हो गया जो हम देख नहीं सकते लेकिन हीट यानी कि गर्मी के रूप में फील कर सकते। यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, जिसमें से यूवीसी तो मेनली अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हम तक पहुंच ही नहीं पाती, और यूवीए और यूवीबी स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज कर सकते हैं और सनबर्न का रीजन बनकर स्किन कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। इसलिए जनरली एडवाइस किया जाता है कि खतरनाक गर्मियों में 10 बजे से 4 बजे के बीच पड़ने वाली धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचा जाए और टाइम टू टाइम सनस्क्रीन यूज की जाए। लेकिन लाइफ स्टाइल चॉइस इज द बिगेस्ट फैक्टर जो कैंसर केसेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट। सभी कैंसर डॉक्टर्स